तब मैं 16 साल की थी जब ओशो मेरे घर आए और मैं उनसे मिली। उनके सम्मोहन में मैं अमेरिका तक जा पहुंची। मैं उनके प्रेम में पागल हो चुकी थी, लेकिन प्रेम के रिश्ते की बुनियाद न तो अध्यात्म था और ना ही सेक्स, यह तो कुछ और ही था। यह कथन थे माँ आनंद शीला के। स्विट्जरलैंड के बेसिल स्थित आवास की दीवारों पर शीला ने अब भी ओशो की तस्वीरें सजा रखी हैं। स्त्रियों की सहन शक्ति पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। पुरुष की सहन शक्ति न के बराबर है, लेकिन पुरुष एक ही शक्ति का हिसाब लगाता रहता है, वह है मसल्स की शक्ति। क्योंकि वह बड़ा पत्थर उठा लेता है, इसलिए वह सोचता रहा है कि मैं शक्तिशाली हूँ। लेकिन बड़ा पत्थर अकेला आयाम अगर शक्ति का होता तो ठीक है। सहनशीलता भी बड़ी शक्ति है, जीवन के दुखों को झेल जाना। स्त्रियां देर तक जवान रहती हैं। अगर उन्हें 10-15 बच्चे पैदा न करना पड़े तो पुरुष जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। स्त्रियां देर तक युवा और ताजी रहती हैं। लड़कियां पहले बोलना शुरू करती हैं। बुद्धिमत्ता लड़कियों में पहले प्रकट होती है। लड़कियां ज्यादा तेज होती हैं। विश्वविद्यालयों में भी प्रतिस्पर्धा में लड़कियां आगे होती हैं। जो भी स्त्री आक्रामक होती है वह आकर्षक नहीं होती है। अगर कोई स्त्री तुम्हारे पीछे पड़ जाए और प्रेम का निवेदन करने लगे तो तुम घबरा जाओगे, तुम भागोगे, क्योंकि वह स्त्री पुरुष जैसा व्यवहार कर रही है, स्त्रैण नहीं है। स्त्री का स्त्रैण होना, उसका माधुर्य इसी में है कि वह सिर्फ प्रतीक्षा करती है। वह तुम्हें उकसाती है लेकिन आक्रमण नहीं करती। वह तुम्हें बुलाती है लेकिन चिल्लाती नहीं। उसका बुलाना भी बड़ा मौन है। वह तुम्हें सब तरफ से घेर लेती है, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलता। उसकी जंजीरें बहुत सूक्ष्म हैं, वो दिखाई भी नहीं पड़ती। वह बड़े पतले धागों से, सूक्ष्म धागों से तुम्हें सब तरफ से बांध लेती है, लेकिन उसका बंधन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। स्त्री अपने को नीचे रखती है। लोग गलत सोचते हैं कि पुरुषों ने स्त्रियों को दासी बना लिया। नहीं, स्त्री दासी बनने की कला है, मगर तुम्हें पता नहीं, उसकी कला बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई पुरुष किसी स्त्री को दासी नहीं बनाता। दुनिया के किसी भी कोने में जब भी कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रेम में पड़ती है, तत्क्षण अपने को दासी बना लेती है, क्योंकि दासी होना ही गहरी मालकियत है। वह जीवन का राज समझती है। स्त्री अपने को नीचे रखती है, चरणों में रखती है। और तुमने देखा है कि जब भी कोई स्त्री अपने को तुम्हारे चरणों में रख देती है, तब अचानक तुम्हारे सिर पर ताज की तरह बैठ जाती है। रहती चरणों में है, पहुंच जाती है तुम्हारे गहरे बहुत ऊपर। तुम 24 घंटे उसी का चिंतन करने लगते हो। छोड़ देती है अपने को तुम्हारे चरणों में, तुम्हारी छाया बन जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि छाया तुम्हें चलाने लगती है। छाया के इशारे से तुम चलने लगते हो। स्त्री कभी यह भी सीधा नहीं कहती कि यह करो, लेकिन वह जो चाहती है करवा लेती है। वह कभी नहीं कहती कि यह ऐसा ही हो, लेकिन वह जैसा चाहती है वैसा करवाती है। उसकी शक्ति बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है। और उसकी शक्ति क्या है? क्योंकि वह दासी है, शक्ति उसकी यह है कि वह छाया हो गई है। बड़े से बड़े शक्तिशाली पुरुष स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हैं और एकदम अशक्त हो जाते हैं। यह कथन थे ओशो के, जिनको रजनीश के नाम से भी जाना जाता है। रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक व्यापारी परिवार में हुआ था। 11 भाई बहनों में से एक रजनीश का असली नाम चंद्रमोहन जैन था। उनका पालन पोषण अपने नाना नानी के घर हुआ था। जब वह 7 साल के थे, उनके नाना का निधन हो गया। उसके बाद वह अपने माता पिता के पास चले आए। 15 साल की उम्र में उनकी गर्लफ्रेंड का निधन हो गया। इन दोनों मौतों ने रजनीश को झकझोर दिया। इसके बाद वह जीवन दर्शन को समझने की कोशिश करने लगे। पारंपरिक धर्म के आलोचक बन गए। सांसों पर नियंत्रण, योग, ध्यान, उपवास और सम्मोहन जैसी क्रियाएं करने लगे। हालांकि कुछ समय के लिए वो भारतीय राष्ट्रीय सेना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े, लेकिन वो किसी विचारधारा, प्रणाली और अनुशासन में कहाँ बंधने वाले थे। जल्दी ही दोनों संगठनों से अलग हो गए। उन्हें भगवान श्री रजनीश, ओशो रजनीश या केवल रजनीश के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय दार्शनिक, विचारक और रजनीश आंदोलन के प्रवर्तक थे। वो संपूर्ण विश्व के सबसे प्रभावशाली एवं विवादास्पद आध्यात्मिक गुरु थे। बसंत जोशी ओशो की जीवनी द ल्यूमन्स रेबेल लाइफ स्टोरी ऑफ द मैवरिक मिस्टिक में लिखते हैं, ओशो एक सामान्य बच्चे की तरह बड़े हुए, लेकिन तब भी उनमें कुछ ऐसा अलग था जो उन्हें सामान्य बच्चों से अलग करता था। बचपन से ही उनमें एक गुण था, सवाल पूछना और प्रयोग करना।
शुरू से ही लोगों में उनकी दिलचस्पी थी। मानव प्रवृत्ति पर पैनी नजर रखना उनका मुख्य शुगल हुआ करता था। नतीजा ये हुआ कि अपने से बाहर की दुनिया और मानव मस्तिष्क पर उनकी बारीक नजर हुआ करती थी। जब 1951 में बीए पास करने के बाद ओशो ने जबलपुर के हितकारणी कॉलेज में दाखिला लिया तो दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर से उनकी ठन गई। वो लेक्चर के दौरान उनसे सवाल पूछते थे कि प्रोफेसर जवाब देते देते तंग आ जाते थे और समय पर अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाते थे। आखिरकार जब प्रोफेसर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने प्रधानाचार्य को अल्टीमेटम दे दिया कि उस कॉलेज में या तो वो रहेंगे या चंद्रमोहन जैन। प्रधानाचार्य ने चंद्रमोहन को अपने दफ्तर में बुलाकर कॉलेज छोड़ देने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने माना कि इस प्रकरण में उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे पर उनके कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर अपने पद से इस्तीफा दें। चंद्रमोहन ने इस शर्त पर कॉलेज छोड़ने का फैसला किया कि प्रिंसिपल उनका दाखिला किसी और कॉलेज में करा देंगे। रजनीश इतने कुख्यात हो चुके थे कि शुरू में हर कॉलेज में उन्हें अपने यहाँ रखने से इनकार कर दिया। बाद में बड़ी मुश्किल से डीएन जैन कॉलेज में उनका दाखिला हो पाया। युवावस्था में रजनीश को हमेशा सिरदर्द की शिकायत रही। एक बार जब उनका सिरदर्द बहुत बढ़ गया तो उनके फुफेरे भाई क्रांति और अरविंद को उनके पिता को बुलवाना पड़ा। उनके पिता का मानना था कि अत्यधिक पढ़ाई के कारण रजनीश के सिर में दर्द होता है। उनको याद था कि किस तरह रजनीश अपने माथे में बाम लगाकर पढ़ना जारी रखते थे। रजनीश ने अपने करियर की शुरुआत 1957 के रायपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवक्ता बनकर की। सन 1960 में वो जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। उनको उस जमाने में एक तेज तर्रार अध्यापक माना जाता था। इसी दौरान एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और पूरे भारत का दौरा करने लगे और राजनीति, धर्म और सेक्स पर विवादास्पद व्याख्यान देने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने प्रोफेसर के पद से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह से गुरु बन गए। सन 1959 में उन्होंने मुंबई में अपना मुख्यालय स्थापित किया। एक साल पहले उनसे मिली मां योग लक्ष्मी उनकी प्रमुख सहायक बन गई और वर्ष 1981 तक इस पद पर रहीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक अंग्रेज महिला क्रिस्टीना वुल्फ से हुई। उनको रजनीश ने सन्यासी नाम मां योगा विवेक दिया। वो उन्हें अपने पिछले जन्म की दोस्त मानते थे। वो उनकी निजी सहयोगी बन गई। रजनीश ने शुरू से ही सदियों से चली आ रही धार्मिक धारणाओं और कर्मकांडों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर ओशो का मानना था कि संगठित धर्म लोगों का आध्यात्मिक ज्ञानोदय के बजाय लोगों में विभाजन का जरिया बना है। उनकी नज़र में धर्म कुरीतियों का शिकार होकर अपनी जीवन शक्ति खो चुका है। ओशो ने धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के दो पहलू माना, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोगों पर नियंत्रण करना है। उन्होंने पूर्वी दर्शन और फ्रायड के मनोविश्लेषण का अद्भुत समन्वय लोगों के सामने पेश किया और खुले शब्दों में सेक्सुअल लिबरेशन की वकालत की। जटिल अवधारणाओं को सामान्य भाषा में पेश करने की उनकी क्षमता ने अलग अलग पेशे के कई लोगों को उनकी तरफ खींचा। ओशो भारत में पैदा हुए सबसे मौलिक विचारों में से एक थे। इसके अलावा वो सबसे अधिक विचारशील, वैज्ञानिक और नए विचारों वाले शख्स थे। ओशो की किताबें पढ़कर लगता है कि 20वीं सदी के सबसे महान आध्यात्मिक गुरु थे ओशो। अपनी हर महिला अनुयायी को माँ का नाम दिया करते थे, क्योंकि वो हर महिला को मातृत्व का प्रतीक मानते थे। हर पुरुष अनुयायी को वो स्वामी कहकर पुकारते थे, ताकि उन्हें हमेशा ये बात याद रहे कि उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखना है।